हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका डॉक्टर प्रशांत वेलकम करता हूं आपको चैनल द साइक में। सो फ्रेंड्स, आज जिस सब्जेक्ट पे हम जिस विषय पे बात करेंगे वो ये विषय है कि मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ, मेंटल इलनेस के बारे में हम बहुत दिनों से बात कर रहे हैं। क्योंकि मेंटल इलनेस एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है, बहुत बड़ा टैबू है हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में। लोग इसको एक्सेप्ट करने को नहीं तैयार है। तो फ्रेंड्स, आज ये इशू ये है, प्रॉब्लम ये है आज के टाइम में कि लोग को अवेयरनेस नहीं है मेंटल इलनेस के बारे में। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक होगा वो ये होगा कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं, ऐसे कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं कि जिसमें हम ये बोलें कि उस पेशेंट को एडमिट करने की जरूरत है। क्योंकि मैक्सिमम प्रॉब्लम क्या है कि जो पहले मेंटल हेल्थ था और मेंटल इलनेस थी, वो एक तरह से मेंटल असाइलम सिस्टम पे काम करता था। फ्रेंड्स, असाइलम क्या होता है? एसाइलम एक तरह का पहले जेल होता था जहां कर की मरीजों को डाल दिया जाता था। वो कई सालों तक उसमें पड़े रहते थे, उस जेल में पड़े रहते थे, उनको कोई मिलने नहीं आता था, उनसे कोई बात नहीं करता था। तो इस चीज का एक डर बन गया था, भय बन गया था सोसाइटी में। और यही एक कारण है जिसकी वजह से लोग आज भी घबराते हैं अपने मरीज को दिखाने में। आप जो चाहते हैं कि हम अपने मरीज को घर में ही ट्रीट कर लें, उन्हें अस्पताल ना ले जाना पड़े, उन्हें हॉस्पिटल ना ले जाना पड़े, उन्हें ओपीडी में ना ले जाना पड़े। तो फ्रेंड्स, जरूरी नहीं है, मैं आपको बता दूं कि मेंटल हेल्थ में सारे मरीज ही एडमिट करने इम्पोर्टेंट हैं। क्योंकि क्या होता है कि कई इंडिकेटर्स हैं, कई ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें ही हम मरीज को एडमिट करते हैं। तो वो कौन कौन सी सिचुएशंस हैं, क्योंकि ये बातें बहुत लोगों को पता नहीं है। और एज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं इस चीज से आप सभी को अवेयर कराऊं। तो नंबर वन कंडीशन है जब पेशेंट आपका कोई हार्म कर रहा हो। ठीक है, लाइक कोई सुसाइडल टेंडेंसीज हो, अपने आप को हार्म कर रहा हो, उसके अंदर निगेटिव ख्याल्स हो गए हों, निगेटिव आइडियाज आ गए हों, लाइक कि मेरी जिंदगी बेकार है, वर्थलेस, होपलेस, हेल्पलेस टाइप के उसके अंदर थॉट्स आते हों। नंबर टू क्या होता है कि वो दूसरों को हार्म करता हो। कई बार आपने देखा होगा पेशेंट इतना एग्रेसिव हो जाता है कि वो दूसरों को कुछ भी उठा के मार देता है, लाइक स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट्स में होता है। ठीक है, कई बार किसी और कंडीशंस में भी होता है कि वो दूसरों को उठा के मार देता है। ठीक है, उसको कई बार आवाजें कंट्रोल करती हैं। नंबर थ्री कंडीशन होता है जब डायग्नोसिस क्लियर नहीं हो। क्योंकि साइकेट्रिक ऐसा स्ट्रीम है, ठीक है, मेंटल डिसऑर्डर्स एक ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें कि डायग्नोसिस हर दिन बदलता है फ्रेंड्स। ठीक है, काफी हद तक चेंज होता रहता है। मतलब बोलते हैं ना, हम हर दिन एमएससी करते हैं, सीरियल एमएससी करते हैं, मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन करते हैं। ठीक है, नंबर फोर्थ कंडीशन कि कई बार जब हमको ईपीएस आ रहे हो, लाइक कोई दवाओं का साइड इफेक्ट आ रहा हो जिसको कंट्रोल करने के लिए हमें एडमिट करने की जरूरत होती है। ठीक है फ्रेंड, नंबर फिफ्थ कंडीशन होता है कि जब किसी पेशेंट को ईसीटी की जरूरत है। ईसीटी मतलब इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। लाइक कोई पहले आपने सुना होगा शॉक थेरेपी, जिसको हम बोलते हैं बिजली के झटके लगाते हैं, बिजली के टीके लगाते हैं। ठीक है, उस कंडीशन में भी हम पेशेंट को एडमिट करते हैं। और कई एक ऐसा कंडीशन आता है जिसमें हम कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया, नंबर सिक्स, कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट में भी एडमिशन कई बार रिक्वायर्ड होता है। तो ये कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, एक एक करके बात करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मेरी इस वीडियो को पूरी सुने, ये आपके लिए बहुत ज्ञानवर्धक हो सकती है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो मैं एडमिशन की बात कर रहा हूं, एक मेंटल हेल्थ केयर अलाइड बिल आया हुआ था, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट आए हुए हैं, मेंटल हेल्थ एक्ट हैं। ठीक है, जिसमें बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि किस कंडीशन में हम पेशेंट को एडमिट करेंगे, कौन उसका गार्जियन होगा, किस कंडीशन में हम उसको ओपीडी पे देखेंगे। ठीक है, एवरी गाइडलाइंस आर रिटन ऑन दैट एक्ट। तो कभी मौका लगे तो आप उसको मेंटल हेल्थ एक्ट, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट को पढ़िए, उस बिल को पढ़िए कि उसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, हालांकि कुछ इंडिकेटर्स जो मैंने आपको बता ही दिए कि ये इंडिकेटर्स हैं जिसमें कि हम पेशेंट को एडमिट करते हैं।
तो फ्रेंड्स अब बात आती है नंबर 1, ठीक है। नंबर 1 जो है वो मैंने आपको जैसा बताया कि पेशेंट मान लो अगर क्या है कि अपने को हार्म करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। कई बार पेशेंट डिप्रेशन की वजह से, स्किज़ोफ्रेनिया में अपने आप को हार्म कर लेता है, कई बार हेलुसिनेशंस हो रहे होते हैं उसको, ठीक है। तो ऐसी कंडीशंस में भी पेशेंट को बचाने के लिए हमें उसको एडमिट करना जरूरी है। हमें उसके जो अंदर निगेटिव आइडियाज हैं, उसके अंदर जो सुसाइड को लेकर के भावनाएं हैं, उसके अंदर जो निगेटिव थॉट्स बने हुए हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको कई बार उसको उस चीज से बचाने के लिए हमें क्या नाम है उसको एडमिट करना पड़ता है। तो एक कंडीशन ये है कि कई बार पेशेंट को हमें उसकी जान को बचाने के लिए हमें उसको एडमिशन जरूरी होता है। इसको कई बार साइकेट्रिस्ट। फ्रेंड्स एक मूवी है जबरदस्त डेविल, कभी आपको मौका लगे तो आप उसे देखिएगा। मतलब एक साउथ इंडियन मूवी है जबरदस्त डेविल। उसमें कितना क्लियरली दिखाया गया है कि एक आवाज कैसे कंट्रोल करती है इंसान को, और वो आवाज बार बार उसको बोलती है कूद जा कूद जा कूद जा। तो उसको कई बार छत तक भी लेके जाती है, उसको वहां से इंडिकेट करती है कि नीचे कूद जा, नीचे हूं मैं। तो ये वाली कंडीशन मेडिकल इमरजेंसी में काउंट होती है फ्रेंड्स। ऐसे में पेशेंट क्या होगा, उस आवाज के कंट्रोल में जाकर के सुसाइड कर लेगा। तो वैसे कंडीशन में हमको एडमिट करने की जरूरत है। नंबर टू क्या था जो मैंने आपको बताया कि कभी पेशेंट एग्रेसिव हो गया है, मान लो घर वालों को मार दे रहा है, उठा के किसी को भी कुछ फेंक दे रहा है, तोड़ दे रहा है, वैसी कंडीशन में भी हमें एडमिशन रिक्वायर्ड होता है। नंबर थर्ड मैंने आपको बताया था कि डायग्नोसिस क्लियर ना हो। डायग्नोसिस जैसे कई बार होता है ना साइकेट्री में, डायग्नोसिस जैसे मैंने बताया कि एमएससी करते हैं, हर बार एमएससी करते हैं तो हमको कुछ ना कुछ नया सिम्टम दिखता है। तो हम कई बार डायलेमा में होते हैं, एम्बिवेलेंट होते हैं कि उसमें इसको बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर है या स्किज़ोफ्रेनिया है या स्किज़ोअफेक्टिव है या XYZ, या किस तरह की प्रॉब्लम है इसको। कई बार एंजाइटी के साथ, फोबिया के साथ, कई बार मिसजज हो जाता है, मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। तो इस डायग्नोसिस क्लैरिफिकेशन के लिए, डायग्नोस्टिक एक तरह से फॉर्मुलेशन के लिए हमें पेशेंट को अपने पास कुछ दिन रखना पड़ता है, ताकि हम उसका एक रूटीन पे असेसमेंट्स कर सकें, उसका इन्वेस्टिगेशंस हो पाए, उसका प्रॉपर जो है सेशंस हो पाए, ताकि पता लग जाए कि डायग्नोस्टिक फॉर्मुलेशन क्या है, बेसिकली प्रोविजनल डायग्नोसिस हमारी क्या है। नंबर फोर्थ पॉइंट क्या था कि जैसे कि कई बार जो EPS हो जाते हैं, जो दवाओं का असर हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट में बहुत जल्दी या तो बहुत BP लो हो गया या कोई कॉम्प्लिकेशंस हो गया, उसने खाना छोड़ दिया, स्लरिंग हो गई, डिलीरियम में चला गया, ठीक है। जैसे नशे वाले केसेस में पेशेंट डिलीरियम में चले जाते हैं अगर नशा छोड़ देते हैं, तो वैसी केस में भी मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है, तो हमें एडमिट करना इम्पोर्टेंट होता है। नंबर फिफ्थ पॉइंट क्या है, बेसिकली कि हमें कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को रेगुलर सेशंस देने होते हैं, ठीक है। लाइक उसको कोई थेरेपी देनी है, ठीक है। उसके लिए उसको बार बार तो हम बुला नहीं सकते फ्रेंड्स, क्योंकि दूर से आते हैं पेशेंट, कोई कहीं से आता है, कोई कहीं से आता है, तो इट इज नॉट जस्टिस नहीं है ये पेशेंट के साथ, ठीक है। ये एक तरह से मतलब हो सकता है ना कि वो पेशेंट के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालना ये बहुत टफ हो जाता है, फाइनेंशियल कंडीशंस पुअर हो जाती हैं कई बार पेशेंट की। तो वैसे में अच्छा है कि उसको एडमिट करके हम उसको रेगुलर थेरेपीज, प्रॉपर उसको सेशंस दें, काउंसलिंग सेशंस दें, उसका मेडिकल ट्रीटमेंट हो, उसका ऑब्जर्वेशन हो, तो वैसी कंडीशंस में बहुत जल्दी रिकवरी हो जाती है। तो वो भी एक कंडीशन है जिसमें कि हम एडमिशन करते हैं। फ्रेंड लास्ट, कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया, जिसमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है कई बार कि पेशेंट को कैटाटोनिया हुआ होता है, ठीक है ना, तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक देना या ECT के थ्रू उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो वो कंडीशन फ्रेंड्स घर में तो हो नहीं सकती, तो वैसी कंडीशन में जहां ECT देना है, जहां पर पेशेंट को एक इंटेंसिव केयर की जरूरत है,
ठीक है, इंटेंसिव ट्रीटमेंट की जरूरत है या एक्लेक्टिक अप्रोच की जरूरत है, ठीक है, ईसीटी के साथ दवाओं के साथ उसको काउंसलिंग का। तो जहां पे एक्लेक्टिक अप्रोच की जरूरत है वैसी कंडीशन में भी हम पेशेंट को एडमिट करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ऐसा मतलब ये सोचने की जरूरत नहीं है, इस चीज से घबराने की जरूरत नहीं है कि हमारा पेशेंट एडमिट हो जाएगा, ठीक है, तो वो पूरे टाइम के लिए वहां पर मानसिक रोग अस्पताल में भर्ती रहेगा, या ऐसी वाली कंडीशन भी अब नहीं रह गई कि लोग कैसे अपने पेशेंट को डंप कर जाते थे, मतलब छोड़ जाते थे। तो उसमें क्या होता था कि वो पेशेंट बेचारे वहीं के वहीं पड़े रह गए। तो आज वो कंडीशन नहीं है, आज ऐसी कंडीशंस है जहां पर कि सारे रूल्स डिफाइंड हैं, ठीक है, प्रॉपर जो है एडमिशन काउंसलिंग होती है, प्री डिस्चार्ज काउंसलिंग होती है, और ड्यूरिंग जो एडमिशन पीरियड है जिसमें पेशेंट रहता है, स्टे पीरियड है, उसमें प्रॉपर जो है उसका मॉनिटरिंग होता है। और साथ साथ बीच बीच में कई बार पेरोल्स में भी भेजा जाता है कि ठीक है, पेशेंट अगर जरूरत है उस घर जाके देख ले वहां कैसा एडजस्ट कर पा रहा है, और अगर लगता है कि नहीं प्रॉब्लम है तो उसको वापस से हम री एडमिशन कर देते हैं, और उसके बाद जब वो ठीक होता है तो हम उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। तो फ्रेंड्स ये घबराने की जरूरत नहीं है। आजकल मेंटल हेल्थ बहुत ही ज्यादा बदल चुका है। अब वो मेंटल हेल्थ नहीं रहा जो पहले के जमाने में था, लेकिन अगेन एंड अगेन ये पॉसिबल तभी होगा जब हम और आप अवेयर होंगे। और वो अवेयर कैसे होंगे फ्रेंड्स, कि जो हम एक अवेयरनेस का कैंपेन कर रहे हैं, हम जो ये वीडियोस बना रहे हैं, इनको आप आगे तक पहुंचाएं, ठीक है, इनको आप लोगों तक पहुंचाएं, ठीक है। जितना ज्यादा आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, जितना आप मुझे मोटिवेट करेंगे, ठीक है, मेंटल हेल्थ को मोटिवेट करेंगे, उतनी ही ज्यादा हमारे समाज से मेंटल इलनेस कम होती चली जाएंगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स जरूरत है हमें अवेयर होने की, दूसरों को अवेयर करने की। इसी के साथ मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।